शांत। टॉपिक चल रहा है हमारा सेपरेशन वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर 9। अब इसके बाद चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। अभी तक आपको दो चीजें सिखाई गई थी, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। अब इस एक्सरसाइज की एप्लीकेशन में बताया जा रहा है किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सेपरेशन मेथड से सॉल्व करना। जिनको आता है वो करें, बोले ना बिल्कुल भी ना, एक दूसरे को डिस्टर्ब करें। एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में वाई प्लस 2, ये हमारी एक इक्वेशन है। इसको पहले आप लोगों को सेपरेशन मेथड से सिंपलीफाई करना है, यानी कि y को सेपरेट करना है। तो y किस तरीके से सेपरेट होगा, dy इधर आ जाएगा, x प्लस 2 वाई प्लस 2 और dx इधर आ जाएगा। ये अब सेपरेशन करने के लिए इस y प्लस 2 को यहां से सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y अपॉन वाई प्लस 2 dy, ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x dx। ये वाला जो x था यहां से उठ के सेपरेट हो गया, इसके अपॉन में आ गया, और ये वाला y प्लस 2 यहां से उठ के किस में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। सेपरेशन क्लियर है सभी को। सेपरेशन होने के बाद ये हमारा सेपरेशन हो चुका है। क्या हो चुका है, सेपरेशन। सेपरेशन होने के बाद इसका होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या रूल होता है, इंटीग्रेशन में जिनको आता है वो नोट करते हैं साथ के साथ। इंटीग्रेशन का रूल ये होता है, आप लोगों के पास जब डिग्री सेम है, डिग्री सेम है तो डिग्री सेम के केस में डिवाइड करना होता है। डिग्री सेम के केस में डिवाइड कैसे करेंगे, डिग्री सेम है तो डिग्री को डिवाइड करने के लिए y प्लस 2 है, ऊपर y है, डिवाइड करने के लिए ऊपर भी y प्लस 2 बनाना है। कैसे बनाना है, y प्लस 2, 2 ऐड कर देंगे और 2 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है। y प्लस 2 माइनस 2 dy डिवाइड करने के लिए ऐसा करा है, जिससे कि डिग्री सेम जो है वो डिग्री कम हो जाए, किसकी, न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाए। अब यहां पर क्या सेपरेट डिवाइड करेंगे, x अपॉन x, डिग्री ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है, ऊपर x प्लस 2 की डिग्री 1 है और नीचे x है उसकी डिग्री 1 है, तो ये रहेगा 2 अपॉन x dx। बात क्लियर है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 डिवाइड कर दिया माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy, ये हो जाएगा डिवाइड। x से x का डिवाइड करा 1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, पहले लिख लेते हैं 1, यहां पे करना है 1 का इंटीग्रेशन, माइनस 2 को बाहर लिख लेते हैं 1 अपॉन वाई प्लस 2 का इंटीग्रेशन dy, और इधर अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, 1 का इंटीग्रेशन 2 बाहर 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। ये हमारा कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हो गया। सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बन चुका है। अब फॉर्मेट बनने के बाद क्या देख रहे हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन y होता है, 2 कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, log y प्लस 2 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 log x हो जाएगा। बाद में कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है। यदि मान लो आपके पास क्वेश्चन इतना आ जाता है और कहता है इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप इस तरीके से इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दोगे। 2 मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। अब इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं, हमें दिया हुआ है 1, -1 से ये इक्वेशन पास हो रही है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू जनरेट करने के लिए इस इक्वेशन में पहले y की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, -2 log y की वैल्यू -1 प्लस 2, x की वैल्यू क्या रख देंगे 1 प्लस 2 log x की वैल्यू 1 रख देंगे प्लस c। अब x की c की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, c की। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, -1 -2 log 1 इजिकल टू 1, इजिकल टू में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 1 प्लस 2 log 1 प्लस का c, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, तो ये बचेगा -1 इक्वल टू 1 प्लस c की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब c की वैल्यू -2 कहां पुट करेंगे, c की वैल्यू -2 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में c की वैल्यू -2 पुट करने पर हमारे पास इसका क्या फाइंड हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, y क्वेश्चन है हमारा y माइनस
इसका आंसर क्या बन रहा है? आंसर को ध्यान से देखें, आंसर बन रहा है y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स ऐसे लिख दिया, प्लस 2 log x प्लस c की वैल्यू क्या है? -2। अब इसको कंप्लीट आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है? ये वाला 2 इसकी पावर में चला जाएगा, यहां से टूट के इसकी पावर में चला जाएगा, ये वाला 2 इसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस एक्स, ये वाला x इधर आ गया माइनस का हो गया, और ये वाला -2 इधर आ गया प्लस का हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? log y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस log x का होल स्क्वायर। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ये वाली टर्म उठ के स्प्लिट हो गई, इधर चली गई, प्लस की हो गई, और ये वाली टर्म उठ के इधर आ गई, माइनस की हो गई, और ये -2 स्प्लिट हो गई, इधर आ गया प्लस का हो गया। तो ये वाला -2 इधर आ गया प्लस का 2 हो गया, ये वाला प्लस x उधर आ गई माइनस का x हो गया, इधर इजिकल टू में बचा log y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m प्लस log n। log की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, log m प्लस log n प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, y माइनस एक्स प्लस 2 प्रॉपर्टी लग जाएगी log y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, ये log में तो इधर आके e की पावर में चला जाएगा। आप इसको ऐसा कर भी सकते हैं, नहीं भी, इसको यहां पे भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। यदि आपके पास लास्ट में c की वैल्यू पुट करने के बाद आपसे वेरिएबल का आगे सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, आपको वहीं छोड़ देना है क्वेश्चन को। कभी आप आगे के स्टेप को पूरा कर रहे हैं, उस चक्कर में आपको स्टेप कोई आता नहीं था और उसमें आपने गलती कर दी, तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है एग्जाम टाइम पर। ज्यादातर बच्चों की यहीं पर गलती होती है, वो आगे भी उसको और ज्यादा करते चले जाते हैं, और उनके आगे की कोई भी या तो प्रॉपर्टी नहीं पता होती है या स्प्लिट करने में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उनका आंसर पूरा गलत हो जाता है। तो आपको जहां पर भी वैल्यू आती है उसे वहां पर रोका जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में बस आपका हाफ मार्क्स होगा तो केसेस में कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा वो, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को क्वेश्चन? ये रहा ना 1 इधर आके माइनस का हो गया ना, -1 इक्वल टू सी। अरे इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 1 प्लस सी तो बचा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रख ले, नोट कर ले। सुनिए, अगली डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, उसकी एप्लीकेशन है हमारी, बातें नहीं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। नोट करें इसे ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, पासिंग पॉइंट दिए हैं 0, -2। ये इंपॉर्टेंट है। अब तक जितनी भी एप्लीकेशन कराई गई है उन सब में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ये एप्लीकेशन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, पासिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है? 0, -2। बातें आपस में कम करें, 0, -2, x की वैल्यू दी हुई है 0, y की वैल्यू दी हुई है -2। जनरल सॉल्यूशन आने के बाद आप लोगों को ध्यान नहीं है कपिल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो किस तरीके से पुट करनी है? एट एनी पॉइंट xy ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप फाइंड करना है पॉइंट का, xy का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप कहते हैं dy/dx को। आपको ये चीजें तो बहुत कम पता होंगी, शुरू में ही बताया गया था, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो स्लोप बनेगा dy/dx, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ x, y, तो इस पॉइंट का स्लोप जो बनेगा वो क्या बनेगा? dy/dx। वो कह रहा प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। ये किसका स्लोप है? टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। किसका स्लोप है? टेंजेंट लाइन है, उसका स्लोप है। टेंजेंट लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन ये होती है, कोई भी कर्व किसी लाइन को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट, उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। उस लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। अब वो कह रहा है इस लाइन का स्लोप प्रोडक्ट ऑफ इट्स टेंजेंट किसके साथ? द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप एंड वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का स्लोप के साथ प्रोडक्ट इक्वल दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट के। अब इसका सेपरेशन करना है। क्या करना है इसका? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, 3 नंबर में आएगा या 5 में भी आ सकता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इतना आपको पढ़ना है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है। इतना लिखने का ही आपको 1 मार्क्स बोर्ड दे देगा। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन आप फाइंड करोगे। यदि आपने ये वाला पॉइंट गलत कर दिया तो इस पर मार्क्स कटना है। तो यहां पे सेपरेशन करा आपने, y dy इज इक्वल टू हो जाएगा x dx। तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, y² इज इक्वल टू x² 2 प्लस c। आपके पास ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है।
अब जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 में क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2 पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 2 आ जाएगी। c की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या बनेगा, y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c की वैल्यू क्या है 2। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनके रेडी हो गया है। समझ में आ रहा है सभी को, नोट नहीं कर रहे हैं आप, ये इस तरीके से इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पढ़ो ध्यान से भाई साहब, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है। ये नोट कर लिया सभी ने। अब सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आ रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी सिखाया था। नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, परेशान ना हो। एट बात पॉइंट एक्स वाई ऑन ए कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट, पढ़िए ध्यान से, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे ही एक वर्ड आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉल्यूशन करने का ध्यान से रखें। जैसे एक वर्ड आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, दिमाग में रट डालो। जो लोग समझने में कम दिमाग लगाते हैं उनके लिए ये बात, ठीक है। जो लोग समझने में कम दिमाग लगा रहे हैं इस वर्ड्स को रट लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy ओवर dx। अब ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन, वो कह रहा है ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन। अब लाइन क्या है, वो किस किस से पॉइंट बना रही है, माइनस। लाइन क्या है, लाइन हमारी एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है A। P पॉइंट है जनरल पॉइंट एक्स वाई और एक A पॉइंट है -4, -3। इन दो पॉइंटों से जो लाइन बन रही है, इस लाइन का स्लोप का डबल, ट्वाइस इन दोनों पॉइंटों से बनने वाली लाइन के इक्वल है। लाइन कैसे बनाते हैं इस पर ध्यान दें आप। लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, लाइन का स्लोप का फॉर्मूला हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ाया गया था। बहुत बच्चों ने 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होगी। तो m का फॉर्मूला होता है, देखो इन्होंने भी गलत बता दिया, m का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमसे स्लोप का फॉर्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहा है लाइन का स्लोप किसके इक्वल है, इन दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल है। लाइन का कौन सा स्लोप, लाइन का ट्वाइस, लाइन के स्लोप का ट्वाइस इन दोनों पॉइंटों से बनने वाले स्लोप के इक्वल है। इनका स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, स्लोप बन गया y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। अब ये हमारा बन गया 2 dy ओवर dx इज इक्वल टू। अब करना है इसका सेपरेशन। सेपरेशन मेथड आपको बताया जा चुका है, आपको सेपरेशन मेथड ध्यान से लगाना है। अब सेपरेशन मेथड लगाने में अभी भी दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों को अभी भी सेपरेशन में दिक्कत हो रही है इसका मतलब उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2 dy अपॉन y प्लस 3, y को सेपरेट कर दिया, dx अपॉन x प्लस 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो 2 बाहर रहेगा, log y प्लस 3 हो जाएगा और x प्लस 4 का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 4। मैंने आपको बताया था दोनों टर्म log में आ रही हैं तो हमेशा वेरिएबल कांस्टेंट जो होगा वो log c के फॉर्मेट में ऐड होगा। अब की बार ध्यान रखना, log c की वैल्यू पता लगानी है। तो कैसे पता लगानी है, लाइन किससे पास हो रही है, लाइन पास हो रही है, किससे पास हो रही है जी, -2, 1 से पास हो रही है। -2, 1 से पास होने का मतलब x की वैल्यू -2 और y इज इक्वल टू +1। जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 है, ये क्या है जनरल सॉल्यूशन। तो 2 log y प्लस 3 log x प्लस 4, x की वैल्यू -2 प्लस 4 प्लस log c। तो 2 log 4 इज इक्वल टू log 2 प्लस log c, ये आ जाएगा 2। log 4 को क्या लिखेंगे, log 2 का स्क्वायर, log 2 प्लस log c, ठीक है। ये हो जाएगा 4 log 2। पता है कैसा होगा, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई जाएगी इस 2 में, तो मल्टीप्लाई होगा 4 log 2 माइनस log 2 इज इक्वल टू log c। तो हमारे पास log c की वैल्यू क्या आ गई, log c की वैल्यू आ जाएगी 3 log 2। अब log c की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, log c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। log c की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में log c की वैल्यू पुट कर देंगे। log c की वैल्यू
इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब ध्यान रखना है इस बात का, log c की वैल्यू किस में पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। ये इसका आंसर है, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं इस आंसर को, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जामिनर आपसे खुश हो जाए। ठीक है जी, 2 log y प्लस 3 log x प्लस 4 प्लस log c की वैल्यू क्या आई है? 3 log 2 आ गई है। ठीक है, ये इसका आपका आंसर आ चुका है। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इस 2 को इसकी पावर में पहुंचा देंगे, इस 3 को इसकी पावर में पहुंचा देंगे, 3 को 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? log y प्लस 3 की पावर 2 log x प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, log से log एलिमिनेट हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर बनेगा इसका y प्लस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 8 ब्रैकेट x प्लस 4। ये इसका आंसर बन जाएगा एग्जैक्ट। इसको नोट कर लेंगे ध्यान से। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? हाँ जी, समझ में आ रहा है? नोट कर रहे हैं आप? कर भी रहे हो? करा था आपने? ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, यूनिक है, बहुत ज्यादा सीरियसली इसको समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन कराया था वो इतना इंपोर्टेंट नहीं था, लेकिन जिसको मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं, एग्जाम में जो आने के चांस है आपके हाफ ईयरली में भी एंड आगे एग्जामों में भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत सीरियस मोड में करेंगे। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और इसको ध्यान से करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बैलून, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट ए कांस्टेंट रेट। वॉल्यूम जो दिया हुआ है, वॉल्यूम V फॉर वॉल्यूम दिया हुआ है, यहां पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, V क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सब जानते हैं, बहुत सारे बच्चे इतने बड़े अच्छे बच्चे हैं जो स्क्वायर बोल रहे हैं, जिन्हें अभी तक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं पता, उनका 12th क्या ही होगी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको क्या चीज दी हुई है इसके बारे में ध्यान से समझेंगे। वो कह रहा है, ये कह रहा है कांस्टेंट रेट दिया हुआ है। वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है। आपको गिवन है dv ओवर dt। वॉल्यूम का रेट कांस्टेंट है, k है। हमने कांस्टेंट रेट क्या मान लिया? k। अब इसको सेपरेशन करना है। क्या करना है? सेपरेशन। कैसे करना है सेपरेशन? dv एक तरफ, k बाहर आ जाएगा, dt एक तरफ, और बोथ साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। t के रेस्पेक्ट में क्यों करा है? t का मतलब भी समझ लीजिए, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा t के रेस्पेक्ट में क्यों करा है? क्योंकि वो कह रहा है आफ्टर t सेकंड वॉल्यूम में जो t चेंजेस आ रहे हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं भाई? हमने पहले वॉल्यूम हमारा इनिशियल स्टेज पर है, उसमें कुछ भी वॉल्यूम नहीं होगा, 0 वॉल्यूम होगा उसका। t इज इक्वल टू 0 के केस में दिया हुआ है 3 यूनिट्स। जब हमारे पास इनिशियल स्टेज पर है, उसकी जो रेडियस है वॉल्यूम की, बात समझिए, स्फीयर है हमारे पास, उसकी जो रेडियस है वो 3 यूनिट्स है पहली कंडीशन में। जब कब 3 है? जब t की वैल्यू 0 है। इनिशियल स्टेज पर r की वैल्यू 3 यूनिट्स है। जब उसके अंदर और टाइम दिया जाता है, उसमें हवा डाली जाती है, t इक्वल टू 6 सेकंड बाद उसकी रेडियस बढ़ के कितनी बन जाती है? 6 यूनिट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 सेकंड। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? पहले वॉल्यूम का इंटीग्रेशन क्या होगा? v हो जाएगा। v का रेस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, v के रेस्पेक्ट में तो v आएगा। अब k कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा। dt का इंटीग्रेशन 1 के रेस्पेक्ट में t होता है, लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है। ये बात सभी को क्लियर है? अब आपको दिया हुआ क्या है? गिवन है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है बहुत ज्यादा। आपको गिवन है t की वैल्यू 0 के केस में, वो कह रहा है क्वेश्चन में जब t इक्वल टू 0 दिया हुआ है, पढ़िए ध्यान से, इफ इनिशियल इट्स रेडियस, कभी कभी इनिशियल स्टेज में r की वैल्यू 0 लेनी है। ऑलरेडी क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियल स्टेज पर r की वैल्यू 3 है, यानी कि जब स्टार्टिंग हुई थी बैलून की, स्फेरिकल था वो, और उसका जब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं उस टाइम पे वॉल्यूम हमारा 3 यूनिट्स था। इस बात पे ध्यान देना है। t इज इक्वल टू 3 यूनिट कह रहा है, 6 सेकंड कह रहा है, सॉरी, t इक्वल टू 3 सेकंड इफ रेडियस इज 6 यूनिट्स।
रेडियस इज 6 यूनिट्स, यानी कि टाइम 3 सेकंड बाद रेडियस उसकी 6 से यूनिट हो जाती है। यूनिट मतलब क्या है? रेडियस, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है वो। अब इसको सॉल्व करके हमें के और सी के बारे में पता लगाना है, और v आपको दिया हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे सॉल्व करेंगे? v की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के टी प्लस सी। पहले क्या पुट करेंगे? t की वैल्यू 0 पुट करेंगे और r की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो 4/3 पाई 3 का क्यूब प्लस इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई 3 का क्यूब के टी की वैल्यू 0 प्लस सी। तो 4/3 पाई 3 का क्यूब कितना होगा? 27। सी आ जाएगी वैल्यू। तो सी की वैल्यू जो आ रही है वो 36 पाई आ रही है। सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 36 पाई। ये बात क्लियर होगी। अब हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे कंप्लीट हुआ? अब समझो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। ये इक्वेशन 1 क्या है? ये इक्वेशन 1 क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। इक्वेशन 1 क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा v इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी की वैल्यू 36 पाई। तो जनरल सॉल्यूशन तो ये था हमारा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। v की वैल्यू क्या है? 4/3 पाई आर की क्यूब के टी प्लस 36 पाई। बात क्लियर है? ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन चुका है। अब वो कह रहा है आपको क्या बताना है? क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा हट कर है। वो कह रहा है फाइंड द रेडियस। अब आगे कह रहा है वो क्वेश्चन में, कह रहा है रेडियस बताइए। क्या बताइए? रेडियस फाइंड करिए, आर की वैल्यू निकालनी है आफ्टर टी सेकेंड्स, आफ्टर टी सेकेंड। यानी कि इस क्वेश्चन की हम बात करें, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता रहता है बोर्ड में। बात को समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर t इज इक्वल टू क्या रखना है हमें? 3, और r इक्वल टू क्या रखना है? 6। उससे हमारे पास k की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। किसकी वैल्यू जनरेट हो जाएगी? k की। तो 4/3 पाई क्या पुट कर रहे हैं? r इक्वल टू 6, t इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं। किसमें? इक्वेशन 2 में। किसमें पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में। अब हमारे पास 4/3 पाई r की वैल्यू 6 का क्यूब इज इक्वल टू k। t की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 36 पाई। तो 4/3 पाई 36 इंटू 6, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3k प्लस 36 पाई। 4 पाई इंटू 72, 3k प्लस 36 पाई। तो माइनस मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 288 पाई। 288 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 3k। आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो माइनस करके आ रहा है 2 आ रहा है हमारा। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 252 पाई इज इक्वल टू 3k। 3 से ही कट जाएगा, 84 पाई आ जाएगी k की वैल्यू। अब आपको क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रेडियस। इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट करोगे? k की, और उससे r निकाल दो। क्या फाइंड करना है? r। कैसे फाइंड करेंगे? अब क्या लिखोगे? इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 2 में पुट करना है क्या? k की वैल्यू 84 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुन ले। अभी 4/3 पाई r का क्यूब, k की वैल्यू क्या है? 84 पाई इंटू t प्लस 36 पाई। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लो। 4/3 पाई r का क्यूब, 4 पाई कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? 21t। क्या बचेगा? 21t प्लस 4 पाई कॉमन लेने पे क्या बचेगा? 9। तो 4 और पाई कट जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा क्या? इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। r की क्यूब इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 21t प्लस 9, ठीक है। तो r की क्यूब कितना हो जाएगा? 63t प्लस 27। r की क्यूब की वैल्यू आ गई, उससे r की वैल्यू आ जाएगी 63t प्लस 27 की पावर 1/3। ये इसका आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये इसका आपका एग्जैक्ट आंसर है। पोस्ट कर दो।